हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 में आपके बायोलॉजी विषय में जो हमारा टॉपिक चल रहे हैं क्रम से, उसी में आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है लैक ओपेरान, यानी कि लैक ओपेरान की संरचना और ये क्या होते हैं और ये किस प्रकार से जो है इनको किस प्रकार से या कौन से एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम लैक ओपेरान और उसकी संरचना को समझेंगे, फिर इसके बाद के जो वीडियो है उसमें लैक ओपेरान की क्रियाविधि को समझेंगे कि ये किस प्रकार से जो है कार्य करता है, क्योंकि आप लोगों ने इसके पहले ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों के बारे में जान चुके हो, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों ही एक दूसरे से, यानी क्या कहते हैं, जो आपकी ट्रांसलेशन प्रक्रिया है उसी में आपका ट्रांसक्रिप्शन आता है, और वो दोनों ही प्रक्रियाएं इस ओपेरान से भी थोड़ा बहुत संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इसकी खोज किसने की, लैक ओपेरान की खोज किसने की। तो सर्वप्रथम जो है जैकब तथा मोनोद ने इस्चीरेशिया कोलाई जीवाणु पर ओपेरान परिकल्पना प्रस्तुत की, यानी इस्चीरेशिया कोलाई जो लिखा है ये एक बैक्टीरिया होता है जिसको आप लोगों ने सामान्यतः जो है ई कोलाई के रूप में लिखा हुआ देखा होगा। तो इसका जो पूरा वर्जन है उसको कहते हैं इस्चीरेशिया कोलाई। तो जैकब और मोनोद ने सबसे पहले इस्चीरेशिया जीवाणु पर जो है लैक ओपेरान की परिकल्पना प्रस्तुत की। तो यही खोजकर्ता भी हो गए और इसके लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। खैर वो हमें नहीं लर्न करना। इसके बाद अब हम देखते हैं लैक ओपेरान होते क्या हैं। तो जैकब तथा मोनोद ने पता लगाया कि इस जीवाणु के डीएनए अणु में, कौन सा जीवाणु, इस्चीरेशिया कोलाई या संक्षिप्त में ई कोलाई, ठीक है। तो इस्चीरेशिया कोलाई जीवाणु के जो डीएनए अणु है उसमें लगभग 4700 यानी कि 4700 न्यूक्लियोटाइड का बना एक खंड होता है। यानी सबसे पहले जो है जैकब तथा मोनोद ने ई कोलाई जीवाणु के डीएनए में, यानी ई कोलाई जो जीवाणु है उसमें पाए जाने वाले डीएनए के एक अणु में जो है 4700 यानी कि 4700 न्यूक्लियोटाइड का बना एक खंड होता है। क्योंकि आपको पता है डीएनए जो है एक संरचना के रूप में व्यवस्थित होता है और उसी संरचना में जो है एक खंड न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जो कि कितने न्यूक्लियोटाइड, 4700 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जिसमें कई जीनी तथा गैर जीनी खंड होते हैं। यानी कि जो आपके जो इस्चीरेशिया कोलाई जीवाणु है उसमें जो है 4700 न्यूक्लियोटाइड का जो खंड है, उस खंड में कुछ खंड ऐसे होते हैं जो जीनी होते हैं और कुछ खंड ऐसे होते हैं जो गैर जीनी होते हैं। यानी कि कुछ खंडों पर जो है जीनी अनुक्रम पाया जाता है, जीन्स होते हैं, कुछ पर जो है जीनी अनुक्रम अनुपस्थित होता है, उन्हें गैर जीनी खंड कहते हैं। यह खंड वातावरण में ग्लूकोज के स्थान पर लैक्टोज होने पर सक्रिय हो जाता है। यानी जो आपके जीनी खंड और गैर जीनी खंड है उनको जब वातावरण से ग्लूकोज के स्थान पर लैक्टोज मिलता है तब वो सक्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं जब उनको लैक्टोज मिलता है
और लैक्टोज मिलने पर सक्रिय हो जाते हैं। तो और क्या करते हैं, जीवाणु को ऊर्जा के लिए लैक्टोज के उपापचय की क्षमता प्रदान करता है। यानी जिसमें से कुछ यानी कई जीनी तथा गैर जीनी खंड होते हैं और उन्हीं में यही जो खंड है जीनी और गैर जीनी खंड, उसको जब ग्लूकोज के बजाय लैक्टोज मिल जाता है, यानी उस डीएनए खंड को जब ग्लूकोज के बजाय लैक्टोज मिल जाता है तो लैक्टोज मिलने के कारण वो खंड सक्रिय हो जाता है। जो ये आपका 4700 वाला न्यूक्लियोटाइड का एक खंड है जिसमें कई जीनी और कई जो है गैर जीनी खंड हैं, तो इसी खंड में यानी जो न्यूक्लियोटाइड का बना एक खंड है, इस खंड में जो है ग्लूकोज के बजाय ग्लूकोज के स्थान पर जब इसको क्या मिल जाता है, लैक्टोज मिल जाता है, तो ये खंड सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होकर के जीवाणुओं को क्या करता है, ऊर्जा के लिए लैक्टोज के उपापचय की क्षमता प्रदान करता है। क्योंकि आपको पता है हर किसी जीवित जीवधारी के शरीर में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, उपापचय की क्रिया होती है। तो उसी प्रकार से इस डीएनए के खंड में यानी क्या होता है, जब ग्लूकोज के स्थान पर उसको लैक्टोज मिलता है, क्या मिलता है, लैक्टोज मिल जाता है, तब वो खंड सक्रिय हो जाता है। यानी कि लैक्टोज के उपापचय के लिए सक्रिय हो जाता है और लैक्टोज का उपापचय करके वो जीवाणु को एनर्जी देता है। और जीवाणु कौन सा, इस्चेरिशिया कोलाई यानी कि ई कोलाई जीवाणु को वो ऊर्जा देता है। इन्हीं खंडों को जैकोब तथा मोनोद ने लैक ओपेरॉन नाम दिया। यानी कि जो ये 4700 न्यूक्लियोटाइड वाला जो एक खंड होता है, ये खंड पर कुछ जीनी तथा कुछ गैर जीनी खंड होते हैं। यानी ये एक पूरा बड़ा सा 4700 न्यूक्लियोटाइड का एक खंड है। क्योंकि आपको पता है डीएनए और आरएनए की जो संरचना होती है वो न्यूक्लियोटाइड अणुओं से मिलकर के बनी होती है और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, यानी कि प्रोटीन श्रृंखला होती है जो कि न्यूक्लियोटाइड अणु मिलकर के इस संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तो जो इस्चेरिशिया कोलाई जीवाणु है, उस जीवाणु में जो ये 4700 न्यूक्लियोटाइड वाला एक खंड पाया जाता है, यानी उन्होंने बताया, इन्होंने पता लगाया जैकोब तथा मोनोद ने कि 4700 वाला जो खंड है उस खंड में कुछ जीनी तथा गैर जीनी और भी खंड हैं। यानी खंडों के उपखंड, ऐसे आप समझिए उनके उपखंड। तो उन उपखंडों को जब ग्लूकोज के बजाय, वैसे उनको सामान्यतः ग्लूकोज मिलता है, परंतु ग्लूकोज के बजाय जब लैक्टोज मिल जाता है तब वो खंड क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और सक्रिय होकर के वो जीवाणु के लिए क्या करता है, जीवाणु को ऊर्जा के लिए लैक्टोज के उपापचय की क्षमता प्रदान करता है। यानी जब वो लैक्टोज मिल जाता है उस अकेले खंड को, तो वो लैक्टोज को उपापचय करेगा। उपापचय का मतलब पचाएगा, सामान्यतः सामान्य भाषा में कहेंगे उसको पचाएगा। जैसे हम अनेक जो है भोजन लेते हैं, हमारे शरीर में भोजन क्या होता है, भोजन का मंथन और भोजन पचता है, यानी उपापचय की क्रियाएं होती हैं जिसके कारण मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती हैं जिसके कारण भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। आप ऐसे पढ़े होंगे। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो लैक्टोज है उसका उपापचय करता है वो खंड, और उपापचय करके जो है जीवाणु को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो जो वो एक अकेला खंड था, इस प्रकार के और भी खंड होंगे। यानी इन्हीं खंडों को जैकोब तथा मोनोद ने क्या कहा, लैक ओपेरॉन नाम दिया। देखिए अब लैक ओपेरॉन की संरचना कैसी होती है, तो लैक ओपेरॉन बराबर रेगुलेटर जीन प्लस प्रमोटर जीन
प्लस ऑपरेटर जीन प्लस स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ये लिखा गया है यहां पर लैक ओपेरान बराबर रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन तथा स्ट्रक्चरल जीन, यानी ये 4 प्रकार के जीन्स मिलकर ओपेरान की संरचना बनाते हैं। यानी एक ओपेरान में ये 4 प्रकार के जो है जीन्स होते हैं ओपेरान में, या एक ओपेरान के खंड में ये जीन्स उपस्थित होते हैं। तो देखिए ये नीचे संरचना बनी है ई कोलाई, COLI, ई कोलाई, वही आपका इस्चीरेशिया कोलाई। ठीक है, तो ई कोलाई में लैक ओपेरान की संरचना, तो ये लैक ओपेरान की संरचना ई कोलाई में आपको समझाई गई है, जो कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि ये एक मिडिल में DNA अणु की संरचना बनाई गई है। यानी ये एक DNA अणु बना है, क्योंकि DNA अणु पर ही एक तो ऐसा खंड पाया जाता है जिसमें 4700 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। उसी को ही तो जैकोब और मोनोद ने जो है लैक ओपेरान नाम दिया है। तो इस DNA की संरचना पर हम आपको लैक ओपेरान बता रहे हैं किस प्रकार से पूरा, यानी ये पूरा एक DNA खंड लैक ओपेरान है। किस प्रकार है, देखिए सबसे पहले ये रेगुलेटर जीन, क्योंकि आपने पढ़ा लैक ओपेरान पर इस प्रकार के जीन्स उपस्थित होते हैं। ये सारे जीन्स मिलकर के लैक ओपेरान की संरचना का निर्माण करते हैं। तो लैक ओपेरान बराबर रेगुलेटर जीन प्लस प्रमोटर जीन, यानी इस प्रकार से रेगुलेटर जीन बने होते हैं DNA अणु पर। इसके बाद प्रमोटर जीन, तीसरा ऑपरेटर जीन और इसके बाद स्ट्रक्चरल जीन। ये पूरी संरचना इतनी स्ट्रक्चरल जीन है, यानी कि संरचनात्मक जीन्स। तो इस संरचनात्मक जीन्स में ZY 3 उपखंड बने होते हैं। इनके 3 क्या होते हैं, अन्य उपखंड होते हैं, जिनको लैक Z, लैक Y, लैक A, यानी कि लैक ओपेरान Z, लैक ओपेरान Y, लैक ओपेरान A के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से एक, यानी ये ओपेरान की संरचना एक इस्चीरेशिया कोलाई जीवाणु पर व्यवस्थित होती है या बनी होती है। तो ये एक पूरा ओपेरान की संरचना है, जो कि आप यहाँ पर लिखा भी है कि लैक ओपेरान बराबर ये सारे जीन्स। तो इसी प्रकार से ये सारे जीन्स एक संरचना पर बने होते हैं, जिसमें से ये स्ट्रक्चरल जीन है और ये आपके प्रमोटर और ऑपरेटर जीन, ये दोनों जीन मिलकर के कंट्रोल क्या करते हैं, इनको कंट्रोल जीन्स कहा जाता है या कंट्रोल साइट कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों इस एरिया में जो है इस संरचना को यानी कंट्रोलेशन का काम करते हैं। इसलिए इस साइट को SITE, ठीक है, साइट वो एरिया है जो इसको कंट्रोल करता है। तो ये दोनों जीन्स, यानी ये पूरा एरिया जिसमें आपके प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन, ये दोनों जीन इसको कंट्रोल करते हैं। ये आपकी लैक ओपेरान की संरचना इस प्रकार होती है। इसके बाद देखते हैं लैक ओपेरान्स में कौन कौन से एंजाइम्स भाग लेते हैं, यानी ग्लूकोज के उपापचय में कौन कौन से एंजाइम्स भाग लेते हैं और किस प्रकार से इसकी संरचना का निर्माण होता है, यानी ये संरचना किस प्रकार से बनती है। आपको पता है कि जो आपके एंजाइम्स होते हैं उनकी प्रकृति जो है प्रोटीन होती है, यानी आपकी जो DNA और RNA अणु की संरचना है वो भी प्रोटीन से निर्मित होती है। तो उसी पर आधारित आगे का जो है देखिए क्या है कि जीवाणु की ऊर्जा के लिए लैक्टोज के उपयोग के लिए 3 प्रकार के एंजाइमों की आवश्यकता होती है। आपने यहाँ पर पढ़ा भी कि जो जीवाणु है उसको ऊर्जा के लिए क्या करता है, ये लैक ओपेरान लैक्टोज के उपापचय की क्षमता प्रदान करता है, यानी लैक्टोज का उपापचय करता है, जिसके कारण जीवाणु को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो
तो इसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए लैक्टोज के उपापचय के लिए कौन कौन से एंजाइम्स भाग लेते हैं, ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं और आप इनको ब्लैक पेन से करना, ठीक है। लिखा है कि जीवाणु की ऊर्जा के लिए लैक्टोज के उपयोग के लिए 3 प्रकार के एंजाइमों की आवश्यकता होती है। यानी उसी लैक्टोज को पचाने के लिए ऊर्जा चाहिए, यानी उस लैक्टोज को पचाने के लिए एंजाइम्स चाहिए जिससे जीवाणु को ऊर्जा मिलेगी। तो वो कौन कौन से एंजाइम है? बीटा गैलेक्टोसिडेज पहला एंजाइम्स है, क्योंकि उसको पचाने के लिए 3 एंजाइमों की जरूरत होती है। वो 3 एंजाइम्स में से पहला एंजाइम्स है बीटा गैलेक्टोसिडेज, और दूसरा है परमिएज, और तीसरा है ट्रांस एसिटिलेज। कौन सा? ट्रांस एसिटिलेज। एक बार फिर, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज, तीसरा है ट्रांस एसिटिलेज। क्योंकि आपसे 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है कि लैक्टोज के उपापचय के लिए कौन से एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, या आपसे पूछा जाएगा लैक ओपेरांस में कौन कौन से एंजाइम्स भाग लेते हैं, तो आपका जवाब होगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटिलेज। इसके बाद आगे देखते हैं, इन तीनों एंजाइमों का संश्लेषण एक ही बहुसिस्ट्रोनिक यानी पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA अणु के भाषांतरण यानी कि ट्रांसलेशन से होता है। यानी जो ये 3 एंजाइम हैं इनका संश्लेषण, देखिए आपको पता है एंजाइम्स हमारे प्रोटीन के बने होते हैं, एंजाइमों की प्रकृति प्रोटीन होती है। आपने पढ़ा डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है अनुलेखन की प्रक्रिया द्वारा, यानी कि डीएनए से आरएनए बनता है। उसके बाद आपने पढ़ा आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, जो आपके ट्रांसलेशन प्रक्रिया द्वारा होता है, अनुवादन प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो डीएनए से जब हम आरएनए बनाते हैं तो अनुवादन की प्रक्रिया होती है, नहीं, डीएनए से आरएनए की बनाने में अनुलेखन की प्रक्रिया होती है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है। तो यहां पर जो है एंजाइम्स बन रहे हैं, एंजाइम्स का संश्लेषण हो रहा है। तो आपको पता है एंजाइम्स की प्रकृति प्रोटीन होती है, तो हम एंजाइम बनाने के लिए प्रोटीन बनाएंगे, तो डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो देखिए इन तीनों एंजाइमों का जो संश्लेषण होता है वो एक ही बहुसिस्ट्रोनिक यानी कि पॉलीसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए के भाषांतरण द्वारा, के ट्रांसलेशन द्वारा यानी कि अनुवादन द्वारा होता है। तो सबसे पहले यहां पर एक शब्द आया है मैसेंजर आरएनए में, पॉलीसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए यानी कि बहुसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि बहुसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए या बहुसिस्ट्रोनिक संदेश वाहक आरएनए क्या होता है। तो देखिए इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि जो आपके पूर्व केंद्र की कोशिकाएं जैसे कि जीवाणुओं, क्योंकि हम यहां भी बात कर रहे थे इस्चीरेशिया कोलाई की, क्योंकि इस्चीरेशिया कोलाई में ही हम पढ़ रहे हैं लैकोपेरान। तो बहु केंद्र की जो कोशिकाएं होती हैं, बहु केंद्र की कोशिकाओं में एक ही संदेश वाहक आरएनए यानी बहुकेंद्र की कोशिकाओं में एक ही संदेश वाहक आरएनए अणु में प्रायः एक से अधिक, जो आपके जीवाणुओं जैसी संरचनाएं हैं, जीवाणु में जो कोशिकाएं हैं उनकी कोशिकाओं में जो संदेश वाहक आरएनए है यानी एक ही संदेश वाहक आरएनए श्रृंखला या एक ही यानी संदेश वाहक आरएनए अणु में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बहुलीकरण होता है, यानी एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, बहुलीकरण होता है, जिसे हम यानी क्या कहते हैं, या बहुलीकरण की सूचना होती है। एक से अधिक बहुलीकरण की सूचना होती है। इस सूचना को, बहुलीकरण को हम
पॉलीसिस्ट्रोनिक या बहुसिस्ट्रोनिक कहते हैं। यानी जो ये संदेश वाहक आरएनए हैं जो ये इनको ही हम बहुसिस्ट्रोनिक या पॉलीसिस्ट्रोनिक कहते हैं। एक बार फिर बताते हैं आपको पॉलीसिस्ट्रोनिक क्या होता है। जो आपकी पूर्व केंद्र की कोशिकाएं जिन जीवों में पाई जाती हैं जैसे कि जीवाणुओं में, इन जीवाणुओं में एक ही संदेशवाहक आरएनए के अणु में, यानी एक ही संदेशवाहक आरएनए अणु में जो है प्रायः एक से अधिक, एक ही आरएनए अणु में, एक ही संदेशवाहक आरएनए अणु में क्या होता है, प्रायः एक से अधिक जो है पॉलीपेप्टाइड सूचनाएं होती हैं, या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड सूचनाओं का बहुलीकरण होता है। ठीक है, या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बहुलीकरण को जो है क्या कहा जाता है, बहुसिस्ट्रोनिक या पॉलीसिस्ट्रोनिक यानी जो संदेशवाहक आरएनए हैं बोले जाते हैं। तो इन एंजाइमों में क्या होता है कि तीनों एंजाइमों का संश्लेषण एक ही बहुसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए अणु के भाषांतरण ट्रांसलेशन से होता है। यानी कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी ये तीनों जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन की प्रकृति के हैं, इसलिए जो मैसेंजर आरएनए, वो भी कौन सा मैसेंजर आरएनए, पॉलीसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए का जब भाषांतरण होता है, अनुवादन होता है, तब प्रोटीन बनती है जो स्वयं लैक ओपेरान में स्थित 3 संरचनात्मक जीनों की एक श्रृंखला के ट्रांसक्रिप्शन से बनता है। यानी कि जो है इस पे जो 3 जीन्स उपस्थित हैं, उन जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन से लैक ओपेरान में जो 3 जीन्स उपस्थित हैं उनके ट्रांसक्रिप्शन से जो है मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए का भाषांतरण होता है, अनुवादन होता है, जिससे प्रोटीन बनती है। आगे देखिए, इन जीन्स को डीएनए अणु में बाएं से दाएं की ओर क्रमशः लैक जेड, लैक वाई, लैक ए नाम दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर बाएं से दाएं की ओर, आपका इसमें जो है इधर बायां है, बायां से दायां, ठीक है। तो बाईं से दाईं की ओर यानी लैक ओपेरान में डीएनए अणु की संरचना पर लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये 3 जीन्स जो है उपस्थित होते हैं। और यही 3 संरचनात्मक जीन जो है एक यानी क्या करते हैं, इन तीनों संरचनात्मक जीनों की एक श्रृंखला का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, अनुलेखन होता है, और उसी अनुलेखन के द्वारा मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है भाषांतरण द्वारा, यानी कि ट्रांसलेशन, अनुवादन द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, इन जीन्स के प्रकटन का नियमन करने के लिए इससे पहले 3 अन्य उपखंड क्रमशः लैक आर यानी कि लैक रेगुलेटर, लैक पी प्रमोटर, लैक ओ ऑपरेटर उपस्थित होते हैं। तो क्या है कि इन जीन्स के प्रकटन का नियमन करने के लिए, यानी जो ये 3 जीन्स हैं, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, इन तीनों का जो है प्रकटन करने के लिए इसके पहले 3 अन्य उपखंड क्रमशः, तो इसके पहले 3 ये देखिए उपखंड क्रमशः यानी क्रम से रेगुलेटर जीन्स, प्रमोटर जीन्स, ऑपरेटर जीन्स उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके लैक ओपेरान की संरचना और लैक ओपेरान किस प्रकार से इस्चेरेसिया कोलाई जीवाणु में जो है संरचनात्मक रूप से उपस्थित होता है। तो आप समझ पाए, आज के वीडियो हमारा था लैक ओपेरान, यहीं समाप्त होता है। आप अपनी कॉपी पर विद चित्र और थ्योरी दोनों को ही अच्छे से फेयर करना। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।